आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम जया साहू है। जैसा कि आपको पता है कि हम आपकी सोशल साइंस यानी कि सामाजिक बैंक कक्षा 10वीं की डिस्कस कर रहे थे, उसको पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले 5 इकाई तक के हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए थे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से याद कर लिया था, खत्म कर दिया था उसको। ठीक है, तो आज हम आपकी इकाई 6, ठीक है, जिसका नाम है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं उसके पश्चात, इसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। 2-3 यूनिट के हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेंगे आज, और इसके बाद भी और वीडियोस आएंगी। और जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो वो आप पिछली वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है सोशल साइंस, ठीक है, प्रश्न बैंक। आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये जो वीडियो है, पूरी वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और उस लेक्चर के ऊपर क्लास 1 भी डाला है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला, ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते तो पहला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, उसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे। तो जो बुंदेलखंड वाला भारत का भाग था, है ना, बुंदेलखंड वाला मध्य प्रदेश में ही आता है। तो उसके लीडर कौन थे, उसके मतलब प्रमुख लीडर कौन थे जब 1857 मतलब पूरे भारत में हो रहा था संग्राम, है ना। तो बुंदेलखंड वाला जो भाग था, है ना, हमारे भारत का, तो उसके लीडर कौन थे? तो इसका उत्तर है तात्या टोपे। ठीक है, कानपुर में आंदोलन शुरू किया था। तो कानपुर में ये जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? नाना साहेब ने। किसने किया था बच्चों? नाना साहेब ने। मेरे साथ बोलिए, कानपुर में किसने किया था? नाना साहेब ने। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था बुंदेलखंड में किसने किया था? तात्या टोपे ने। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 4 पर आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 4 है, पंजाब के गवर्नर ओ डायर की गोली मारकर हत्या की थी। ठीक है, तो आपको गवर्नर जनरल ओ डायर का नाम सुना होगा आपने, है ना, जिसने क्या किया था, जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था ना, जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड जो हुआ था, है ना, तो उसमें जनरल ओ डायर ने क्या किया था, पूरी मतलब हजारों लोग को मारा था। ठीक है, हजारों लोग को गोली के से उड़ा दिया था। तो फिर क्या हुआ था, अब पंजाब में ये सारी चीजें हो रही थी, पंजाब के अमृतसर में, है ना। तो अब इंडियन लोगों को गुस्सा आया, भारतीय लोगों को गुस्सा आया। तो क्या, जो उधम सिंह जी थे, है ना, जो उधम सिंह जी थे, उन्होंने क्या किया था, जनरल ओ डायर का संबंध कैसे? जलियांवाला बाग से है। ठीक है, तो उधम सिंह ने क्या करा, जनरल ओ डायर को मार दिया, गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, प्रश्न 5, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो जो कांग्रेस की जो पहली बार जो मीटिंग हुई थी, है ना, पहली बार जो कांग्रेस का जो भी मतलब इकट्ठा हुआ था, उनका जो अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम अधिवेशन के? तो इसका उत्तर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आपको याद रखना ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम आते हैं प्रश्न 6 पे। तो हमारा प्रश्न 6 है, एक सेकेंड यार, कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं येलो कलर भी ठीक है। प्रश्न 6, इंडियन लीग की स्थापना हुई। इंडियन लीग, ठीक है, ये भी एक पार्टी थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। ठीक है, कब हुई थी? 1875 में स्थापना हुई थी। प्रश्न 7वां है, बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर खालिस्तान स्थान पर भेजा गया था। तो बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये कौन थे? जो मुगल शासक थे। मुगलों ने क्या किया था, भारत पे कई सालों तक राज्य किया था, है ना। तो जैसे कि अकबर था, शाहजहां था, जहांगीर था, औरंगजेब था। फिर जो आखिरी मुगल शासक जिसको बोला जाता है बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो इनको क्या, जब अब अंग्रेज लोग आ गए थे, अब अंग्रेज लोग को भारत पे राज्य करना था, है ना, तो उन्होंने क्या किया था, बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया था। रंगून कहाँ है? रंगून म्यांमार में, है ना, म्यांमार में इनको रंगून नाम की जगह पे भेज दिया गया था। बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेजा गया था अंग्रेजों द्वारा? रंगून में, जहां पर उनको बंदी बनाकर रखा गया था। ठीक है, प्रश्न 8 सॉरी लॉर्ड डलहौजी ने खालिस्तान नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्य में लिया। ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है, उसकी एक नीति थी जिसके चलते उस नीति को अपनाकर उसने क्या किया था, बहुत सारे जो राज्य थे, ठीक है, जो स्वतंत्र राज्य थे भारत के, उसको क्या किया था, अंग्रेजी शासन के अंदर ला लिया था। तो इस नीति का नाम क्या था? हड़प नीति। याद रखना है आपको, हड़प नीति। ठीक है, 2 नीतियां हैं, जिसमें से पहली, इस पार्ट में आपको 2 नीतियों के बारे में पढ़ना अंग्रेजों की। ठीक है, तो आपको याद रखना कि लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति थी? हड़प नीति। इसमें क्या करते थे, वो अंग्रेजी जो भारतीय राज्य रहते थे उनको अंग्रेजी शासन के अंदर ले लेते थे। ठीक है, अंग्रेजी शासन का हिस्सा बना लेते थे। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न 9 में। तो प्रश्न 9 है, ब्रिटिश
संसद को 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत पे शासन करेंगे, एक सेकेंड, शासन करने का अधिकार खालिस्तान ने दिया था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश की जो संसद थी, ठीक है, ब्रिटिश की जो संसद थी उसके 1858 के अधिनियम के अनुसार, 1858 में ब्रिटिश संसद का एक एक्ट आया था, तो उसके अनुसार जो अधिनियम आया था, एक कानून आया था, उसके अनुसार भारत पर शासन करने का अधिकार खालिस्तान को दिया। ठीक है, तो भारत पे शासन करने का अधिकार ब्रिटिश संसद ने किसको दिया? ब्रिटिश सरकार को दिया। किसको दिया? ब्रिटिश सरकार को दिया। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, किसको दिया? ब्रिटिश सरकार को दिया। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। ठीक है, तो वायसरॉय खालिस्तान की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी। तो कौन सा ऐसा वायसरॉय था जिसकी प्रतिक्रियावादी नीति, कौन सी नीति? प्रतिक्रियावादी नीति, ठीक है, जो कि प्रजातीय भेदभाव थी, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था, है ना, मतलब जाति के ऊपर, है ना। तो वो किसकी नीति थी? वायसरॉय लॉर्ड लिटन की नीति थी। कौन सी नीति? प्रतिक्रियावादी नीति। तो आपको याद रखना है, प्रतिक्रियावादी नीति किसकी थी? लॉर्ड लिटन की। ठीक है, कांग्रेस का संस्थापक खालिस्तान को माना जाता है। तो कांग्रेस की संस्थापना, ठीक है, संस्थापक जिसने कांग्रेस की संस्थापना की, ठीक है, तो संस्थापक किसे माना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। प्रश्न 12, वंदे मातरम गीत की रचना खालिस्तान ने की थी। तो हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ठीक है, तो इसकी रचना किसने की थी? आपको बताना है इसकी रचना किसने की थी। किसकी? वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है, तो आपको याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उन्होंने क्या की थी? वंदे मातरम गीत की रचना की थी, जो कि आज क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब प्रश्न 13, सत्य असत्य आ गया होगा। ठीक है, तो 1857 ईस्वी, ये 1857 है, ठीक है, एक साथ लिख दिया। 13वां और 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालिक कारण हड़प नीति थी, असत्य। तो जो 1857 ईस्वी की क्रांति थी, ठीक है, इसके कई कारण थे, बहुत सारे कारण थे, और कुछ कारण ऐसे थे तत्कालिक, यानी कि तुरंत में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण ये जो क्रांति है वो एकदम से फैल गई। तो क्या ये हड़प नीति थी? तो इसका उत्तर है असत्य। दूसरे कारण थे, ठीक है, वो दूसरे कारण कौन थे? तत्कालिक कारण हड़प नीति नहीं था। बताओ इसके तत्कालिक कारण क्या थे? बहुत सारे थे, जैसे कि अंग्रेजों ने जो कारतूस जो इंट्रोड्यूस की थी, है ना, भारतीय सेना में, वो था। प्रश्न 14, जन आंदोलन तथा सामूहिक आंदोलन 1857 ईस्वी की ही क्रांति थी, सत्य। तो जो जन आंदोलन और जो सामूहिक आंदोलन था, है ना, ये 1857 ईस्वी की क्रांति का ही हिस्सा था, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। 1857 ईस्वी की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो जो 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी, है ना, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, ठीक है, तो ये सत्य बात है। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी थे, सत्य। ये सब क्या थे? 1857 ईस्वी के प्रमुख केंद्र थे। आप याद कर लीजिए इन केंद्रों का नाम, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, ये भी सत्य है, तो आपको याद रखना है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में हुई, ठीक है, ये भी सत्य है। एल्बर्ट विल प्रजातीय भेदभाव की नीति को उजागर करता था, सत्य है, ठीक है। एल्बर्ट विल किसको? प्रजातीय भेदभाव की जो नीति थी, है ना, मतलब किसी इंसान की जाति पर, उसके रंग रूप से भेदभाव से, मतलब इस एल्बर्ट विल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, बहुत ज्यादा भेदभाव किया गया था अंग्रेजों के प्रति, ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो इसमें पूछा गया कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ना, प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न 20, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो आपको ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 कब किया गया? 19 जुलाई 1905, है ना, 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब किया था? 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या थे? ठीक है, तो ये
ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी की क्रांति के जो तात्कालिक कारण थे, तात्कालिक कारण यानी कि तुरंत में ऐसी क्या घटना हुई। देखो बहुत समय से ना क्रांति का माहौल हो रहा था, बहुत समय से जो भारत के लोग थे वो अंग्रेजों का विद्रोह करना चाह रहे थे, अंग्रेजों को भगाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, तुरंत में ऐसा क्या हो गया, ठीक है, कि अचानक से लोगों ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, ठीक है। तो बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उन्हें बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। यही 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालिक कारण था, ठीक है। तो हुआ क्या था, देखो अंग्रेज जो थे, ठीक है, अंग्रेज थे, वो भारत पे शासन करने आए। तो वो क्या करते थे, भारत पे कोई इंसान कैसे शासन करेगा, अपनी जो उनकी जो सेना रहती उसके दम पर, ठीक है। तो अंग्रेज की जो सेना थी उसमें बहुत सारे भारतीय थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों थे, बहुत सारे भारतीय थे। अब ठीक है, अब होता क्या है कि जो भारतीय है ना, बहुत सारे पंडित थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, नई बंदूक लाई, है ना, नई बंदूकें लाई। उसमें क्या था, चर्बी वाला कारतूस था, जिसको मुंह से कुछ कर कर उसमें गोली भरनी पड़ती थी, ठीक है। तो हुआ क्या, मंगल पांडे, ठीक है, ये क्या थे, एक ब्राह्मण थे, मंगल पांडे क्या थे, ब्राह्मण थे। तो 29 मार्च 1857 को क्या हुआ, मंगल पांडे नाम के मतलब एक सैनिक था, अंग्रेजी की आर्मी में काम करता था, कहां पर, बैरकपुर में। कब, 29 मार्च 1857 को। इन्होंने क्या किया, चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया, ठीक है। और फिर अंग्रेज अधिकारियों ने इनको परेशान किया, तो उन्हें उत्तेजित होकर यानी कि गुस्से में आकर क्या करे, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, ठीक है। अब उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, तो उनको क्या किया गया, बंदी बनाकर फांसी दे दी गई। कब फांसी दी गई, 8 अप्रैल 1857 को। तो यही क्या थी, 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण था, ठीक है। अब 22वें प्रश्न पे आते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति कब और कहां से प्रारंभ हुई। तो आपको याद रखना है, 1857 ईस्वी की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई। देखो 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो इसके 2 दिन, ठीक है, इसके 1 महीने बाद, ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई, ठीक है। 23वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख 4 केंद्र कौन कौन से थे। तो 1857 ईस्वी क्रांति के प्रमुख 4 केंद्र कौन कौन से थे, दिल्ली, मेरठ, झांसी, बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ है, बंगाल में, आपको याद रखना है। दिल्ली, ठीक है, हमारे देश की राजधानी है। मेरठ था, झांसी की रानी से आपको याद रखना है, और बैरकपुर बंगाल, ठीक है। ये क्या थे, 1857 ईस्वी के क्रांति जहां पर के प्रमुख केंद्र थे, प्रमुख 4 केंद्र थे, यानी यहाँ पे क्रांति सबसे ज्यादा स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चलो चलिए अब हम आते हैं हमारे प्रश्न 24वें पे, ठीक है। तो हमारा प्रश्न 24वां है, 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या प्रतीक थे, ठीक है, मतलब प्रतीक यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें उन्होंने किन चिन्हों का इस्तेमाल किया था। जैसे कि जो हमारा तिरंगा झंडा है ना, वो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तो वो हमारे देश की एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो वैसे ही 1857 की जो क्रांति थी उसके प्रतीक क्या थे, रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल क्या थे, 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रतीक थे, याद रखना है, क्या थे, रोटी और कमल का फूल, ठीक है। तो चलिए सही जोड़ी मिलाइए पे हम आते हैं। तो पहला है बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल कहाँ से थी, अवध से थी, ठीक है, याद रखना है। बेगम हजरत महल कहाँ की, मतलब कहाँ की शासक थी, अवध की थी, ठीक है। मंगल पांडे का संबंध कहाँ से है, बैरकपुर से है, क्योंकि उनको यहाँ पे फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तीसरा है तात्या टोपे का संबंध कैसे है बच्चों, तात्या टोपे शिवपुरी से है, क्योंकि शिवपुरी के वो रहने वाले थे, या शायद उन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई थी। नाना साहेब का संबंध कैसे है, नाना साहेब का संबंध है बिठूर, वो बिठूर बोलते हैं ना, बिठूर के नाना साहेब, ठीक है। 5वां बहादुर शाह जफर कहाँ पर शासन कर रहे थे, दिल्ली में कर रहे थे, ठीक है, दिल्ली। बहादुर शाह जफर का संबंध कैसे, दिल्ली से है, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, है ना, रामकृष्ण, तो उन्होंने उनके नाम से एक मिशन चलाया था जिसको बोलते हैं रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। तो ये देखिए, ये हमारे एक और इकाई के हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो हम अगली इकाई पे आते हैं, इकाई 7, ठीक है, जिसका नाम है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाएं। तो इसको चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, कौन से कलर से, हम पर्पल कलर से पढ़ेंगे, ओके। तो इकाई 7 है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाएं, ठीक है। तो प्रश्न 1, बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य था। तो बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य क्या था, देखिए हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि जो लॉर्ड कर्जन था उसने क्या किया था, 19 जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, ठीक है। तो
ये बंगाल का विभाजन जो हुआ था, यानी कि बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया था, ठीक है। तो इसका विभाजन क्यों किया गया था, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो इसका उत्तर है राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना, ठीक है। तो बंगाल में क्या था, बंगाल में ना ज्यादातर पढ़े लिखे बहुत ज्यादा लोग रहते थे। वो जितने भी आंदोलन जो स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, वो ज्यादातर बंगाल से स्टार्ट हो रहे थे। बंगाल के लोग मतलब बाहर जाके पढ़े थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हो गए, वो भी बंगाल से बिलोंग करते थे, है ना। ऐसे बहुत सारे, स्वामी विवेकानंद का भी संबंध बंगाल से रहा है लंबे समय तक। तो ये जो बंगाल के जो लोग थे, ठीक है, यहाँ के लोग जो है भारत में ना बहुत ज्यादा जो क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ा रहे थे, भारत के जो लोग थे उनको सतर्क बना रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया, ताकि उनकी जो राष्ट्रवादी भावना है ना, बंगाल के लोगों में राष्ट्रवादी भावना बहुत ज्यादा आ रही थी, तो उसको दबाना चाहते थे। तो बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था, राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए, ठीक है। दूसरा, कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ, तो आपको याद रखना है कांग्रेस का विभाजन कहां पर हुआ, सूरत अधिवेशन में। कहां हुआ, सूरत अधिवेशन में, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न 3, ठीक है। तो प्रश्न 3 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक था, है ना, उसकी स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। इसको एक दो बार पढ़ लीजिए। चौथा, झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर से हुआ, ठीक है। तो झंडा सत्याग्रह हुआ था, है ना, उसका प्रारंभ, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, मध्य प्रदेश से हुई थी। कौन से शहर से, जबलपुर से, ठीक है। प्रश्न 5वां, भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। तो जो भोपाल में एक विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसका नाम जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया, बरकतुल्ला, ठीक है। बरकतुल्ला नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना, एक फ्रीडम फाइटर थे, जिसके नाम पर भोपाल में एक विश्वविद्यालय बनाया गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी या बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, ठीक है। याद रखना है आपको, बहुत फेमस विश्वविद्यालय भोपाल में आज भी है, ठीक है। अब प्रश्न 6, मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो इसका उत्तर है शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा जो थे मध्य प्रदेश के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको राष्ट्रपति बनने का गौरव प्रदान हुआ, ठीक है। करो या मरो का नारा खालिस्तान आंदोलन में दिया गया। तो कौन से आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया, करो या मरो, ठीक है। या तो आजादी के लिए प्रयास करो या फिर ऐसे ही अंग्रेजों का गुलाम बन के लड़ो, मरो, ठीक है। प्रश्न 8 पे आते हैं। 1928 में क्रांतिकारियों ने खालिस्तान का गठन किया, ठीक है। तो 1928 में, ठीक है, 1928 में क्रांतिकारियों ने क्या किया, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया। कौन सा काय का गठन किया, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का। कब किया, 1928 में, ठीक है। किन्होंने किया, क्रांतिकारियों ने किया। प्रश्न 9, भारत की स्वाधीनता के समय खालिस्तान भारत के वाइसरॉय थे। तो माउंटबेटन, ठीक है, जब भारत को आजादी मिल रही थी 1947 में, तो उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम प्रश्न 10 पे आते हैं। तो 1905 में बंगाल प्रांत में खालिस्तान उड़ीसा सम्मिलित थे, ठीक है। तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन नहीं किया गया था, तो उसमें दो प्रांत और सम्मिलित थे, ठीक है। एक तो उन्होंने बता दिया उड़ीसा सम्मिलित था, और दूसरा कौन सा प्रांत था, बिहार, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1905 में बंगाल प्रांत, बंगाल वाला जो प्रांत था उसमें बिहार और उड़ीसा भी सम्मिलित थे। प्रश्न 11, रानी लक्ष्मीबाई ने खालिस्तान की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना, झांसी की रानी जिनको बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने तात्या टोपी की मदद से क्या किया था, मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है ना, मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है उस पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न 12, रानी अवंतीबाई खालिस्तान जिले के रामगढ़ की रानी थी। तो जो रानी अवंतीबाई थी वो कौन से, मंडला जिले में एक जगह है रामगढ़, ठीक है, उनकी रानी थी। तो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि मंडला जिले के रामगढ़ की रानी कौन थी, तो आपको बताना है रानी अवंतीबाई थी, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, बिल्कुल गलत, ठीक है, दिल्ली चलो का नारा जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया था। प्रश्न 14, क्रिस्प मिशन 23 मार्च 1942 को 1942 को भारत आया था, असत्य, ठीक है। प्रश्न 15, रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 ईस्वी को पास किया गया, सत्य। तो आपको याद रखना है रोलेट एक्ट कब पास किया गया, 18 मार्च 1919 ईस्वी को पास किया गया। कब पास किया गया, 18 मार्च 1919 ईस्वी को मतलब पास किया गया, ठीक है, याद रखना है आपको।
चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 16 पर। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का शहीद स्थल झांसी में है, असत्य। ठीक है, उनका शहीद स्थल झांसी में नहीं है, झांसी में उन्होंने रूल किया था। ठीक है, प्रजामंडल पत्रिका इंदौर से प्रकाशित होती थी, सत्य बात है। इंदौर, तो आपको याद रखना, आपसे सही पूछ सकता है कि प्रजामंडल पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो इंदौर से, बिल्कुल सत्य। प्रश्न 18, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों आजाद हिंद फौज के सेनानी थे, ये भी सत्य बात। ठीक है, आजाद हिंद फौज जिसको किसने बताया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने क्या बनाया था, आजाद हिंद फौज। तो कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, ठीक है, आजाद हिंद फौज के सेनानी थे। देखिए ये वाला प्रश्न फिर से पूछ लिया गया, रॉलेट एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ, तो आपको याद रखना रॉलेट एक्ट अधिनियम 18 मार्च 1919 ईस्वी को लागू हुआ। ठीक है, प्रश्न 20, मंडला जिले के रामगढ़ की रानी का नाम लिखिए। देखिए अब भी मैंने बताया था ये वाला प्रश्न कैसे घुमाकर पूछ सकता है, तो मंडला जिले के रामगढ़ की रानी कौन थी, रानी अवंतीबाई थी। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो जो संविधान सभा थी है ना, जिन्होंने हमारे भारत का संविधान बनाया था, तो उसकी बैठक कब हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, देखो भारत में एक हादसा हुआ था, है ना, इंसिडेंट हुआ था। जनरल ओ डायर ने क्या किया था, अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोगों पर गोली चला दी थी। ठीक है, तो उसको हम जलियांवाला बाग बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग बोलते हैं। तो हमको बताना किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर जिले के, ठीक है, छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक कस्बे में किया गया था। ठीक है, तो चरण पादुका नामक कस्बा था कहाँ पर, बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर जिले में। छतरपुर जिले में क्या था, चरण पादुका नाम का कस्बा था, जहां पर क्या किया था, अंग्रेजों ने शायद गोली चला दी थी। तो जिसको क्या बोलते हैं हम, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न 23वां है, क्रिस्प मिशन भारत कब आया था, तो जो क्रिस्प मिशन था, क्रिप्स मिशन था, वो भारत कब आया था, 22 मार्च 1942 को भारत आया था। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद जो थे, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद थे, वो मध्य प्रदेश की बहुत प्रसिद्ध, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त करने में, ठीक है, सबसे मतलब बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में एक जगह है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक जिला है अलीराजपुर, जिसको पहले जो कि पहले झाबुआ जिले का पार्ट था, तो शायद बुक में झाबुआ भी दिया है कई कई जगह पे। तो ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एक जिला है अलीराजपुर, जिसके भाभरा नाम का गांव है जहां पर, ठीक है, भाभरा ग्राम में, वहां पर क्या हुआ था, चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। 25वां प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। ये प्रश्न फिर से पूछा लिया गया है, इसमें पहले भी पूछा गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है। ठीक है, याद रखना है आपको इसको भी। तो चलिए अब हम सही जोड़ी मिलाइए में आते हैं। तो सही जोड़ी में हम देखते हैं, पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने, कैप्टन मनमोहन सिंह से संबंधित है। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना, सॉरी गलत हो गया, ठीक है, सविनय, अरे यार गलत हो रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हाँ, तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नहीं सॉरी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसको किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, अब दूसरा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, जंगल सत्याग्रह कहाँ पर चालू हुआ था, मध्य प्रदेश के सिवनी में। जितने भी मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है ना, वो आ सकते हैं। ठीक है, तो जंगल सत्याग्रह सिवनी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चावल आंदोलन, चावल आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था, रीवा में, रीवा भी मध्य प्रदेश में, याद रखना आपको, रीवा में। ठीक है, चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था, छतरपुर में। चरण पादुका गोलीकांड को क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इस चैप्टर के भी हमने कर लिए हैं प्रश्न उत्तर। ठीक है, चलो चलिए अगले चैप्टर पे हम आते हैं। तो देखिए अब हमारा इतिहास वाला भाग भी कंप्लीट हो गया है। हमने इतिहास के भी पूरे वो कर लिए, ऑब्जेक्टिव कर लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लिए, भूगोल के भी हमारे हो गए थे। ठीक है, भूगोल के 3 पार्ट, इतिहास के 3 पार्ट, हमने इनके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। अब हम देखो खंड नागरिक शास्त्र में आ गए हैं ना, हम पॉलिटी वाले सेक्शन में आ गए हैं। तो अब हम इसके भी
ऑब्जेक्टिव कर लेंगे इस वीडियो में। तो इकाई 9 है, इकाई 9 से आपका नागरिक शास्त्र स्टार्ट हो जाता है आपका सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, आपके सामाजिक विज्ञान में 4 खंड है। ठीक है, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो हमने 2 खंड के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लिए। किस किस के? हमने किस किस के कर लिए? भूगोल के कर लिए और इतिहास के कर लिए। अब हम नागरिक शास्त्र वाले खंड में आ गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला भाग है। ठीक है, क्योंकि इससे एक भी चैप्टर नहीं हटाया गया है, इस भाग से आपके सिलेबस का एक भी चैप्टर कम नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं हम। चेंज कर लेते हैं कलर। तो देखिए, इकाई 9 नागरिक शास्त्र कहाँ से स्टार्ट होता है? इकाई 9 से और अध्याय 12 से चालू होता है। ठीक है, जिसका नाम है अध्याय 12 भारतीय संविधान। इसमें हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको वैसे भी जनरल नॉलेज सामाजिक ज्ञान के रूप में पता होना चाहिए। तो है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। देखो है ना, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत आज़ाद हुआ। फिर उसके 2-3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो भारत का संविधान है, ठीक है, उसमें कुछ अनुच्छेद है, अनुच्छेद में विभाजित किया गया है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। तो कितने आर्टिकल है या कितने अनुच्छेद है? 395। ठीक है, कितने अनुच्छेद है भारत के संविधान में? 395, याद रखना है आपको। संविधान है, संविधान है, संविधान क्या है? नियम व कानूनों का संकलित प्रलेख। ठीक है, संविधान क्या है? जिसमें जो नियम और कानून है वो लिखे गए हैं, उनका प्रलेख है, संकलित प्रलेख है। ठीक है, संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? तो संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं, पहले बहुत ज्यादा छुआछूत की जाती थी, तो उसका अंत किस भारत के संविधान द्वारा किया गया है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। ठीक है, प्रश्न 6 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? ठीक है, तो आलिखित संविधान, आलिखित संविधान, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, तो जो आलिखित संविधान है इसका उल्लेख भारतीय, ये भारत के संविधान की विशेषता नहीं, क्योंकि भारत के संविधान की विशेषता क्या है? लिखित संविधान, भारत का संविधान लिखा गया है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि क्या बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति, याद रखना आपको, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रश्न 8, B.R. अम्बेडकर संविधान की खालिस्तान समिति के अध्यक्ष थे। तो जो B.R. अम्बेडकर थे वो संविधान सभा में, देखो बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। ठीक है, तो जो प्रारूप समिति थी संविधान की, उसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। ये भी आपको याद रखना है। भारत का नव निर्मित संविधान संविधान सभा द्वारा खालिस्तान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो 26 जनवरी 1949 को ये अंगीकृत किया गया और 1950 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया? लागू किया गया और अंगीकृत किया गया, यानी कि बनकर एकदम तैयार किया गया। कब? 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 में हम आते हैं। तो प्रश्न 10 पूछा गया आपसे, समानता का अधिकार संविधान में वर्णित खालिस्तान में से है। ठीक है, तो समानता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों में से एक है। ठीक है, संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या है, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आपको याद रखना 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, भारत के संविधान में कुल खालिस्तान अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है। कितने? 395। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, तो बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है वो। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सत्य। तो अगर आपसे पूछेगा विश्व का संविधान कौन सा है, सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, असत्य। ठीक है, ये हमको मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार, याद रखना है आपको। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सकता है, असत्य। ठीक है, केवल भारत के नागरिक वोट डाल सकते हैं, रहने वाले यानी कि रह तो कोई भी सकता है, लेकिन जिसको भारत की नागरिकता प्रदान है वही वोट डाल सकता है चुनाव में।
ठीक है। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो सत्य बात है, बिल्कुल सत्य है। कितनी अनुसूचियां संविधान में? 12 अनुसूचियां। देखो 395 क्या है? 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। 1975 में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, असत्य बात है, ठीक है। कब जोड़ा गया? मतलब अगर देखो होता क्या है कि संविधान में अगर हमको किसी भी चीज को जोड़ना होता है या हटाना होता है या किसी भी चीज में परिवर्तन करना होता है, ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। संशोधन मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो 1975 में नहीं, जो जब मूल कर्तव्यों को जब जोड़ा गया तो उसके लिए कौन सा संशोधन किया गया? 42वां संशोधन किया गया, ठीक है। 1976 में जोड़ा गया, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये 1975 वाला गलत है। अब अगला प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय पशु क्या है भारत का? बाघ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है किसी भी धर्म के प्रति झुकाव नहीं होना, ठीक है, सभी धर्मों को बराबरी के रूप से माना जाना, ठीक है, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होना, ठीक है। तो देखो इसका उत्तर, राज्य सभी पंथों का समान रूप से सम्मान करेगा, सभी पंथों का, यानी कि सभी जितने भी धर्म है, ठीक है, जितने भी धर्म है, जितने भी समुदाय, उन सबका एक बराबर सम्मान करेगा। ऐसा नहीं कि किसी धर्म को बहुत ज्यादा महत्व देगा या किसी धर्म को छोटा मानेगा, ऐसा नहीं है। सभी पंथों का समान रूप से सम्मान करेगा, ठीक है। और किसी पंथ विशेष को राज्य धर्म के रूप में नहीं मानेगा, और किसी भी धर्म को, ठीक है, राज्य धर्म, जैसे कि हमने देखा ना हमारा राष्ट्रीय पशु है एक, वैसे ही राज्य का धर्म नहीं मानेगा, ठीक है। ये क्या है? धर्मनिरपेक्षता, याद रखना आपको, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्युलरिज्म बोलते हैं। प्रश्न 21, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारत में मौलिक अधिकार, देखिए हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के द्वारा हमको क्या दिए गए हैं? कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि हर व्यक्ति के वो अधिकार हैं, ठीक है, जो कि जिसको उन अधिकारों को सरकार भी नहीं छीन सकती, ठीक है। अब संविधान में तो ऐसा लिखा गया है, अगर मान लीजिए कल को कोई व्यक्ति या सरकार अगर आपसे मौलिक अधिकार छीनेगी तो उसकी आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? तो इसका उत्तर है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। प्रश्न 22वां, कौन से संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो 42वां संशोधन 1976, ठीक है, 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक है, याद रखना है। कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा। अब प्रश्न 23वां है, लोकतांत्रिक शासन का अर्थ है? लोकतांत्रिक शासन, ठीक है, लोकतांत्रिक, लोक यानी क्या होता है? लोगों का सिस्टम, लोगों का शासन, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है देखते हैं हम, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की समस्त शक्तियां जनता में निहित है, ठीक है, जितने भी शासन की जो जितनी भी शक्तियां वो जनता में निहित है। कैसे निहित है? क्योंकि जो शासन कौन करता है? सरकार करती है। और लोकतंत्र में क्या होता है? सरकार को कौन चुनता है? लोग चुनते हैं, ठीक है, लोग वोट डालते हैं सरकार को चुनने के लिए। तो जितनी भी लोकतंत्र में क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जितनी भी शासन की जितनी भी ताकतें हैं, है ना, जितनी भी शक्ति है वो किसके पास होती है? जनता के पास। कैसे होती है? क्योंकि जनता क्या करती है? सरकार को चुनती है, और सरकार क्या करती है? देश चलाती है, ठीक है। भारतीय संविधान कब से लागू किया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। देखो आपको कंफ्यूज नहीं हो गया होना है, संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर, ठीक है, नवंबर 1949 को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया था, ठीक है, यानी कि बनकर एकदम तैयार हो गया था, ठीक है। अब देखो, अब हम सही जोड़ी कर लेते हैं। तो पहला, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है। संविधान की विशेषता क्या है? पंथ निरपेक्षता, ठीक है, हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारत का कोई भी, मतलब किसी भी धर्म को हम ज्यादा महत्व नहीं देंगे, सभी धर्म हमारे लिए बराबर होंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तीसरा, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक है, आपको याद रखना। संविधान सभा के, जो पूरी संविधान सभा थे, है ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा में क्या थी? बहुत सारी समितियां बनाई गई थी अलग अलग कामों के लिए। उसमें से एक समिति का नाम था प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक है। चौथा, मध्य प्रदेश के से संविधान सभा के सदस्य, तो मध्य प्रदेश जो थे, ठीक है, मध्य प्रदेश से भी संविधान सभा में एक, मतलब कुछ सदस्य गए थे, उनमें से हमें सदस्य का नाम बताना। तो कौन थे? सेठ गोविंद दास, ठीक है, जो मध्य प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। पांचवा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है।
हमें क्या करना है, जो सार्वजनिक संपत्ति रहती है उसको स्वच्छ रखना चाहिए। तो ये कुल मौलिक कर्तव्य कितने, 11 हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने 3 चैप्टर के और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लिए। ठीक है, 1-2 वीडियो में हम पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को खत्म कर देंगे कर और ये इससे क्या होगा, आपकी 20 से 25 नंबर की अच्छे से तैयारी हो जाएगी, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के चैप्टर के मौलिक जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो सब हम कर लेंगे पढ़कर। ठीक है, तब तक इस वीडियो को बार बार देखिए, प्रश्न बैंक को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। जितने मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़वाए आपको सिर्फ 1-2 बार और पढ़ना पड़ेगा और आपकी 20 से 25 नंबर की तैयारी ऐसे बैठे बैठे हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको इच्छा ना हो पढ़ने की तो इसी वीडियो को 2.0 की स्पीड से या 1.25 की स्पीड से 2-3 बार देख लीजिए, आपको वैसे ही ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी आ रही हो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।